Hello, everyone. A very good evening to all of you. Welcome to the ऑफिसर अड्डा चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे ऑफिसर अड्डा के स्टूडेंट्स हैं सीआईबी के, ये सेशन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोगों के ना सिर्फ मैकमिलन के क्वेश्चंस मैं कवर कर रही हूँ पीआरबीएल बुक के, बल्कि यहाँ पे आप लोगों को जो भी हमने कवर किया है पेड क्लास में उसका समरी भी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सेशन पे बने रहिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ समरी ऑफ द एक्ट एंड मैकमिलन। तो कल हम लोगों ने मॉड्यूल डी से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मॉड्यूल डी में वी हैव जस्ट रेड अबाउट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वी हैव जस्ट डन। नाउ इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आप लोग किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों के 3 पर्सन होते हैं। द फर्स्ट नेम इज प्रिंसिपल डेटर, सेकंड इज क्रेडिटर, ये आप लोग का होता है श्योरिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिकली क्रेडिटर जो पैसे देता है, तो प्रिंसिपल डेटर पैसे मांगता है किससे? क्रेडिटर से पैसे देता है, लेकिन क्रेडिटर को श्योर नहीं है कि प्रिंसिपल डेटर पैसा देगा कि नहीं देगा। ओके, तो प्रिंसिपल डेटर क्या करता है? श्योरिटी को लेके आता है। श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं दे पाता। सो इन दैट केस श्योरिटी ने पैसे दे दिया। अब श्योरिटी अपना पैसा कहाँ से मांगेगा? प्रिंसिपल डेटर से। दैट इज अ इम्प्लाइड थिंग। So, the contract between principal debtor, creditor and surety is called contract of guarantee. तो यहाँ पे आप लोगों के 3 पार्टीज होते हैं जैसा कि आपने देखा, और आप लोगों का 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपस में। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का इन दोनों के बीच, दूसरा इन दोनों के बीच, तीसरा इन तीनों के बीच। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो अब आप लोगों के समरी में क्या गिवन है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। तो यहाँ पे डिफॉल्ट किसका हो रहा है? प्रिंसिपल डेटर का डिफॉल्ट हो रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, the provision of Contract Act are also applicable to the guarantees given by the bank. बैंक भी गारंटी देता है। तो जो बैंक आप लोग का गारंटी देता है, बेसिकली 3 टाइप से ये आप लोग के आते हैं: परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी, डिफर्ड पेमेंट गारंटी। अब तीनों में आप लोगों का डिफरेंस क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तीनों में बेसिक आप लोगों का डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला आप लोग का है जैसे परफॉर्मेंस गारंटी। क्लास जस्ट अ मिनट।
बाइलिंगुअल लैंग्वेज. सो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आई होप सो यू पीपल आर वेरी फाइन हियर. सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो भी यहाँ पे CIB के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका एम है फर्स्ट और सिंगल अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, तो आप लोगों को जो भी यहाँ पे पेड क्लास में पढ़ाया जाता है, यूट्यूब सेशन में पढ़ाया जाता है, तो अगर आपने ये दोनों सीरीज को कंप्लीट कर लिया, आई एम डैम श्योर यू विल एब्सोल्युटली क्रैक योर एग्जाम. सो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के मैकमिलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और समरी सेशन चल रहा है. तो हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल डी से शुरुआत किया था, जिसमें वी हैव डन जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन द स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव डन गारंटी, इंडेमनिटी एंड बेलमेंट. तो जो आज का टॉपिक है, देखते हैं क्या है. आज का टॉपिक आप लोगों का प्लेज है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म प्लेज. उसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे. ठीक है. नाउ प्लेज. सपोज ए पर्सन है, राइट. जस्ट अ मिनट. या ये आपका ए पर्सन है, ये बी पर्सन है. ए ने क्या किया, बी से पैसे मांगे, मान लीजिए 10 लाख का लोन मांगा, राइट. अब यहाँ पे जो ए पर्सन है क्या करेगा, फ्री में लोन तो मिलेगा नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी को किसको देगा, बी को देगा. मूवेबल प्रॉपर्टी को बी को देगा. इन दैट केस बी ने, मतलब बी को आप बैंक समझ सकते हैं कि बैंक से ए ने लोन लिया और मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा. ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये जो आप लोग का ए पर्सन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पाउनर. और बैंक क्या कहलाएगा हमारा, बैंक विल कॉल एज अ पाउनी. इसको हम प्लेजर भी बोल सकते हैं और ये हमारा प्लेजी भी कहलाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेजी. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. सो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बैंक is called contract of pledge. ओके क्लास, तो ये आप लोगों का सिंपल से डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का. ओके. तो आप लोगों को यहाँ पे पार्टीज का नाम भी याद करना है. ये भी आप लोगों के क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों का आ सकता है. और इसका सेक्शन याद करिए, सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दैट्स टॉक अबाउट द प्लेज. तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने गुड्स का ट्रांसफर किया वन पर्सन टू अनदर फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्थ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, इट इज कॉल्ड प्लेज. तो ये आप लोगों का सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अंडर द प्लेज द बैंक कैन ऑन द insolvency of the borrower. Insolvency of borrower means suppose if the borrower is not able to pay the money, okay, and they take possession of the asset. So what is possession? Possession you can say that is the custody. Okay. जब कोई भी person सामान का custody रखता है, that is called possession. So under the pledge the bank on the insolvency of the borrower take possession of the assets, sell it and use the proceed to repay the loan. So बैंक के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, बैंक के पास अपॉर्चुनिटी है सामान को वो बेच सकता है बोरोवर का. ओके. और बेचने के बाद भाई उसका पैसा उसको बैंक को वापस मिल जाएगा. इसीलिए प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है. तो यहाँ
जो वो बैंक है, बैंक के पास राइट रहता है आपका. This put the bank in a stronger position than the creditor who do not have a security. Suppose creditor जो पैसा देता है, अब जिसने पैसा दिया उसने कुछ सिक्योरिटी रखा ही नहीं है, तो उसको पैसे निकलवाने बोरोवर से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेरिजन टू द बैंक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. However, the contract of pledge has a certain characteristic of its own, which has also been discussed in this unit. Okay, so this is all about your contract of pledge. Now let's do the question of this one. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा. In pledge, the goods are delivered to be kept as security for a debt and the performance of a promise. So this is definition is right and wrong. In a pledge, the goods are delivered to be kept as security for the debt and the performance of the promise. तो भाई यहाँ पे जो हम लोगों का definition है, this is absolutely true. The pawnee can sell the goods if the pawner fail to pay. जो पाउनी है, जो हमारा सिक्योरिटी रखता है, क्या वो सिक्योरिटी को सेल कर सकता है if the pawner fail to pay? The answer is true. The pawnee can sell the goods without giving notice to the pawner. जो पाउनी है सामान को सेल कर सकता है विदाउट गिविंग नोटिस टू द पाउनर, मतलब पाउनर को क्या नोटिस देने की जरूरत नहीं है. द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. विदाउट गिविंग नोटिस, दैट इज फॉल्स. भाई नोटिस देना जरूरी है. पाउनी कैन कीप द गुड्स इवन आफ्टर पाउनर हैज पेड द ड्यू, मतलब पाउनर ने ड्यू पे कर लिया, बट पाउनी क्या गुड्स को रख सकता है अपने पास? द आंसर इज फॉल्स. बिल्कुल गलत. द पाउनी प्लेजी कैन रीप्लेस द प्लेज गुड्स. जैसे ये हमारा पाउनर है, ये पाउनी, अब पाउनी के पास हमारा गुड्स है, राइट? तो क्या ये गुड्स पाउनी किसी और को, एक्स पर्सन को, क्या ये सिक्योरिटी के रूप में दे सकता है? दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. बताइए. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का ये. सो दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. टेल मी द राइट आंसर. तो यहां पे यस, दिस इज ट्रू बिकॉज दैट इज गिवन इन द स्लाइड. इज दैट ओके? सो आप लोगों का ई क्या है? ट्रू आंसर है. दैट्स इट. तो ये भाई आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो गया अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है? देखिए, जैसे ये हमारा एक्स पर्सन है, ये वाई पर्सन है. एक्स पर्सन क्या करता है? ऑर्डर देता है वाई को. तो वाई एक्स के डायरेक्शन में और वी कैन से गाइडेंस में, डायरेक्शन एंड गाइडेंस, वाई इज डूइंग द वर्क. सो यहाँ पे अगर वाई से कुछ भी गलती हो जाता है, in that case x is liable. Why? Because x have taken the responsibility of the y person. This is called contract of agency. So we can say that the contract of agency means the relationship between principal and agent is called contract of agency. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, it allow a person that is principal to appoint an agent to deal with the third party also, like other contract, and certain essential features and the rule. So this is called contract of agency. There are different types of agent classified on the basis of extent to their authority. जैसे different types of agent अगर आपने paid class में देखा है, specific agent, journal agent, sub agent, then co-agent, ये सब क्या है? आप लोगों के एजेंट के टाइप्स हैं जो कि हम लोगों ने पेड क्लास में देखा है. The statute also recognizes certain rights and duty of an agent and the principle which aid them in ensuring that there is a conducive environment and a good understanding between them. So this is what about the act is saying. That's great. Now let's do the question. सबसे पहला question. What is the
essential for valid contract of agency? Tell me. The agent need not have capacity to contract. The principal should have capacity to contract. Consideration is must for appointing agent, या all of the above? Tell me class. अब देखिए, अभी जो वर्ड आप लोगों का है that is capacity to contract. Capacity to contract. So what is this? Capacity to contract is basically, we can say, plus 18, sound mind, not disqualified by law. That is called capacity to contract. So agent need not have capacity to contract. The principal should have capacity. Consideration is must for appointing the agent. By consideration, why? Agent can be the salaried person. Agent can be the commission based person. Right? So in that first case, the consideration is must for appointing the agent. That is not necessary. So the essential features is the principal should have capacity to contract. So first B is the right answer. सबको मालूम चल गया? B is the right answer. Next. Agent is appointed to act as a connecting link and bring the principal into the binding contractual relationship with the third person. That is true and false. Tell me. The agent is appointed to act as a connecting link between the principal into the binding contractual with the third party. देखिए, लिंक बनाएगा तभी तो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, और जो भी काम गलत करेगा the principal will be liable. So for the second one is absolutely the true one. Under Indian contract, a principal could be the minor. क्या प्रिंसिपल हम लोगों का below 18 हो सकता है? Under the Indian contract, a principal could be the minor. बताइए, क्या प्रिंसिपल आप लोग का माइनर हो सकता है? The answer will be no. An agent could be minor as per provision of Indian Contract Act. बताइए, क्या एजेंट हमारा माइनर हो सकता है? The agent could be minor as per the provision of Indian Contract Act. Say yes or no. तो भाई एजेंट भी हमारा माइनर नहीं हो सकता. अगर माइनर होगा, that is false. Next. By implication, the work done by an agent for a principal is equivalent to work done by the principal himself and herself. By implication, the work done by agent for the principal is equivalent to the work done by the principal himself. इसका एक लीगल मैक्सिम भी होता है, ये आएगा तो नहीं, लेकिन जस्ट फॉर दिस वन, Q facet per alium facet per se. तो यहाँ पे दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये आप लोगों का बिल्कुल ट्रू आंसर है. इज दैट ओके? तो आज हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फिनिश होता है. नाउ, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, एन एजेंट में रिटेन गुड्स. रिटेन का मतलब रोक के रखना गुड्स, पेपर एटसेट्रा, वेदर मूवेबल और immovable, belonging to the principal received by him or his possession until the amount due to him in respect of such good has been paid or accounted to him. बताइए. बताइए क्लास. इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, एजेंट में जो एजेंट होता है सामान को रिटेन कर सकता है, पेपर को रिटेन कर सकता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जो कि प्रिंसिपल को बिलोंगिंग है,
कब तक? जब तक कि उसको भाई अगर वो सैलरीड है तो उसका सैलरी दो, अगर कमीशन बेस्ड है तो उसको आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। स्पेशल सेशन ऑफ योर BRBL सब्जेक्ट इन द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग समरी ऑफ द एक्ट और उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आप लोगों के BRBL बुक में गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, पांचों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया, बुक्स के क्वेश्चंस किए। और आज का हम लोग का सेगमेंट है सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्या होता है। सबसे पहले इसका समरी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला, सेल इन्वॉल्व 2 पर्सन। भाई सेल में 2 पर्सन होते हैं, एक बायर और एक सेलर। यानी कि अगर एक पर्सन कोई मूवेबल चीज को, मान लीजिए कार को, डिलीवर करता है बी को, तो कार क्या है? कार इज अ गुड्स। ए पर्सन कौन हो गया? ए पर्सन सेलर हो गया, बी पर्सन बायर हो गया। ए ने क्या किया? जो कार था, जो गुड्स जिसे हम कह रहे हैं, उसका ओनरशिप क्या किया है? बी को दिया है, और उस ओनरशिप के बदले में बी ने क्या किया है? ए को रुपीस देना है। तो सेल्स ऑफ गुड में बेसिकली आप लोगों का यही होता है, ओनरशिप एक पर्सन दूसरे पर्सन को देगा, फिर दूसरा पर्सन उस ओनरशिप का जो सामान है उसका पैसा किसको देगा? सेलर को देगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ए वेरी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच सेलर ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। Simple definition. When the property in the good is transferred from seller to the buyer, the contract is called sale. इसी को कहा जाता है सेल। तो सेल में 2 पर्सन, बायर एंड सेलर। आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, व्हाट द पर्सन वांट टू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, द कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन होता है आप लोग का, मतलब जो बायर देगा आप लोग का, दैट शुड बी ऑलवेज मनी, पैसा ही देना है। द सेल्स ऑफ गुड कवर ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टी। किसको डील करेगा? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करेगा। तो ये हमारा एक इंट्रो पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए। इज दैट ओके? नेक्स्ट, sales of good is important so far as the bank lending against asset is concerned. Bank do not lend against unpaid asset in the view of seller liens on the asset. जैसे क्लास, सेलर लियन का मतलब क्या होता है? लियन का मतलब है किसी भी चीज को रोक के रखना। अब मान लीजिए बायर सेलर के गुड्स का पैसे दे नहीं रहा, राइट, और गुड्स अभी तक सेलर के पास है, और बायर को पैसे देने हैं तब जाके सेलर देगा। तो सेलर के पास राइट है सामान को लियन करने का जब तक कि बायर पूरा पैसा ना दे। सो बैंक डू नॉट लेंड अगेंस्ट अनपेड एसेट इन द व्यू ऑफ सेलर लियन ऑन एसेट। जैसे बैंक से आप उधार लेते हैं, बैंक के पास कोई सामान गिरवी रखते हैं, तो बैंक भी क्या करता है? आपके सामान को लियन कर सकता है जब तक कि पूरे पैसे ना दे। When the transfer of property in the good is take place at a future time, भाई जब फ्यूचर के लिए हम सेल करते हैं कि इस गाड़ी को मैं होली के बाद दूंगा, तो होली के बाद दूंगा इसका मतलब इसे हम फ्यूचर सेल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। ये आप लोग का एग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है, देन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। एग्रीमेंट टू सेल आपका सेल कब बनता है? जब टाइम खत्म हो जाता है, होली आ जाएगा, कंडीशंस आर फुलफिल टू विच प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू बी ट्रांसफर। तो ये आप लोगों का सिंपली सेल और एग्रीमेंट टू सेल में हमने क्या किया है? डिफरेंस को जाना है। तो बस एक क्विक रिविजन, सेल इज हम तुरंत इमीडिएटली वी आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, और एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं? आपका गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? जिसको जिस कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और ये जो आप लोग का सीरीज चल रहा है
पूरे 2 मंथ तक चलेगा, जहां पे हम समरी सेशन को टोटली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से। अब क्या है कंडीशन वारंटी, ये आप लोग का एक नया कॉन्सेप्ट है। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन बोले तो दैट इज सिंपल। कंडीशन द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा रूल्स रेगुलेशंस एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज दैट इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये सेलर है, ये आपका बायर है। तो भाई बायर ने क्या किया, कोई सामान मांगा, सेलर से खरीदा, ठीक है। बोला कि मुझे एक ऐसा बॉटल चाहिए जिसमें गर्म पानी आ सके। सेलर ने बॉटल दिया, लेकिन बॉटल घर में जैसे ही बायर ने भरा, बॉटल हो गया ब्लास्ट। तो बायर के पास राइट है पूरे पैसे रिफंड लेगा, और सेकंड राइट है आप लोगों का रिफंड, और सेकेंडली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। और वारंटी में क्या होता है, सपोज ये बॉटल लिया, वारंटी में जैसे हमने कोई फ्रिज खरीदा, फ्रिज का वारंटी देता है शॉपकीपर, अगर फ्रिज को कुछ भी हुआ तो हम 2 साल में इसका फ्री सर्विस करेंगे। तो फ्री सर्विस इज कॉल्ड व्हाट, वारंटी। ठीक है, तो वारंटी में सामान का रिप्लेसमेंट होता है, कंडीशन में एज इट इज सामान का पूरा नया के नया ले सकते हैं या पैसा रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, the sales of good act deal with the right and obligation of buyer and the seller apart from the condition and warranty covering the sales of good। ठीक है, तो right and obligation भी आप लोगों के लिखे रहते हैं। The provision of the act are relevant to the banker। भाई ये provision आप लोगों के relevant है bankers के लिए भी, who often act as a agent। बैंक भी कभी कभार एजेंट का काम करता है for collecting bills accompanied by the documents to the title of goods and as the holder for while discounting bill finance against the goods। ठीक है, तो ये प्रोविजन आप लोगों के बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट। डन। नाउ अनपेड सेलर, इस एक्ट का लास्ट टॉपिक। व्हाट इज अनपेड सेलर? सो अनपेड सेलर इज बेसिकली अनपेड, नाम से मालूम चल रहा है ऐसा सेलर जिसको अभी फुल पेमेंट नहीं मिला है। तो इसके पास क्या राइट रहता है, लियन। अगर बायर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है राइट, तो सेलर के पास राइट है गुड्स को स्टॉप करने का जो जा रहा था, रीसेल करने का राइट है, और विथ होल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये सब राइट है हमारे अनपेड सेलर के। आई होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस को करना। सबसे पहला क्वेश्चन, डैश मीन्स द कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड। सेल्स ऑफ गुड में बताइए कंसिडरेशन क्या होता है, प्राइस, लियन, डिलीवरी या शेयर। व्हाट इज कंसिडरेशन इन द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जल्दी बताओ। कंसिडरेशन क्या है आप लोग का, प्राइस, लियन, डिलीवरी या शेयर्स? तो यहाँ पे क्लास द राइट आंसर विल बी दैट इज प्राइस, क्योंकि अगर हम कोई सामान के बदले सामान लेते हैं तो ये आप लोग का एक्सचेंज कहलाता है, लेकिन सेल्स ऑफ गुड एक्ट में जो कंसिडरेशन होगा वो आप लोगों का प्राइस होगा। सो प्राइस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेल्स ऑफ गुड डू नॉट इंक्लूड, 4 ऑप्शन से आपको बताना है इसमें से कौन सा गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम, शेयर्स, स्टॉक या ग्रास। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। Goods as defined under the sales of good do not include what? Actionable claim, शेयर, स्टॉक, ग्रास। अब देखो शेयर क्लास ट्रांसफर हो सकता है, स्टॉक भी, ग्रास भी, लेकिन एक्शनेबल क्लेम तो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। सो दैट्स व्हाई फॉर द बी दिस इज द राइट आंसर। डैश गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, produced, acquired by seller after making the contract of sale। बताइए।
बताइए। Dash goods are to be manufactured, produced by seller after making the contract of sale. After, that is called future goods. This is the right answer. Done. Dash goods means good identified and agreed upon at the time of contract of sale. मुझे BMW ब्लैक गाड़ी ही चाहिए। स्पेसिफिक मैंने बताया कि मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, राइट? तो आप लोग को आंसर आ ही गया होगा, दैट इज स्पेसिफिक। डन। नाउ डैश मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसे क्या कहेंगे? डिलीवरी, लियन, इंडेमनिटी या सूट? Dash means voluntary transfer of possession from one person to another. So, voluntary transfer, that is delivery. Okay? Now, when the transfer of property in the good is take place at the future time and subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called what? Future. Agreement to sale, contract of sale, contract of future goods, या contract of specific goods? What is the right answer? बताइए क्लास जल्दी। हाँ जी क्लास। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है। नाउ द डैश द ओनरशिप ऑफ गुड इज येट टू ट्रांसफर। येट का मतलब ट्रांसफर होना बाकी है, तो ट्रांसफर होना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल। नाउ इक्विटी शेयर आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेल्स ऑफ गुड। तो जब हमें मालूम है कि शेयर आप लोगों का गुड्स के कैटेगरी में इन्वॉल्व है, सो इक्विटी शेयर ये सब आप लोगों के यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो द राइट आंसर इज ट्रू। इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंशियल शेयर होता है, तो शेयर मतलब ट्रांसफर। नाउ फिक्चर्स कैन बी रिगार्डेड
as movable goods only if they are intended to be severed and goods separately. फिक्चर्स क्या होता है? सपोज कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी का टायर हमें बेचना है, ठीक है? So fixture can be regarded as movable property only if it is intended to sever. Severed का मतलब होता है अलग होना. तो भाई टायर आप लोग का अलग हो सकता है, तो क्या ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. So the answer is true. ठीक है? Next. If a stipulation agreed to between parties essential to the main purpose of the contract of this is called what? This is called condition. Main purpose. ठीक है? Now, the dash is a stipulation कोलेट्रल. देखो एक एक वर्ड आप लोगों का यहाँ पे, और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोगों के वारंटी का डेफिनेशन, कंडीशन का डेफिनेशन. So dash is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. This is called as a warranty. There is a implied condition on the part of seller that he has a right to what? सेलर का राइट है वो अपने सामान को सेल कर सकता है. दोबारा, ठीक है? If a sale of good is by dash, there is an implied condition that the good shall be correspond with the description. तो भाई अगर description के हिसाब से है, so sale of good is by description. So D का this is the right answer. Done? Next. Every contract of sale it is implied that the seller got right to sell the goods. बिल्कुल हाँ, कर सकता है. An implied warranty as to quality and fitness for particular purpose may be annexed with the uses of trade. Trade uses का मतलब होता है customs. तो भाई implied warranty है, suppose कोई quality हमने किसी भी सामान का क्वालिटी हमें अच्छा नहीं लगा तो हम उसको वापस दे सकते हैं, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट. The seller of the good is deemed to be unpaid seller when the dash has not been paid. तो सेलर को क्या चीज नहीं पेड है जिससे कि वो अनपेड कहलाता है? That is a price. क्या कहलाता है? Price is the right answer. Next question आप लोगों का है, there is no dash as to the quality and fitness of the goods for any particular purpose. So there is a no implied condition. क्योंकि हम लोगों के बुक में implied condition के ही क्या है? टाइप्स है. So implied condition is the right answer. Okay? When the dash is in possession of goods, lien can be exercised. मतलब lien का मतलब है सामान को रोकना. तो किसके पोजेशन में गुड्स रहेगा जिससे कि हमारा लियन क्रिएट हो सकता है? बताइए. सो यहाँ पे क्लास व्हेन द सेलर के पास, ठीक है? सेलर इज द राइट आंसर. डैश इज टर्मिनेटेड जब बायर गेट द पोजेशन ऑफ गुड्स. तो क्या टर्मिनेट होगा? जो ऊपर हमने पढ़ा, दैट इज लियन. ठीक है? नाउ when the property in the good has not passed to the buyer, जब प्रॉपर्टी बायर के पास अभी पास नहीं हुआ है, the buyer become insolvent before the price is paid, तो क्या सेलर सामान को withhold कर सकता है? भाई बायर इंसॉल्वेंट है तो बट ऑब्वियस पैसे नहीं दे पाएगा, तो क्या सेलर सामान को withhold कर सकता है? द आंसर इज ट्रू. यस. A seller who has accepted a negotiable security, negotiable means that can be the transfer, has an absolute payment is no longer an unpaid seller. मतलब सेलर जिसको कि भाई negotiable सिक्योरिटी मिल गया है एज एन एब्सोल्यूट पेमेंट, एब्सोल्यूट मतलब पेमेंट एक तरह से मिल गया है, तो क्या वो अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा? बिल्कुल सही भाई, पैसे से मतलब है मिल गया, दैट्स इट. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Radar 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. Myself Advocate Nikita Singh. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे इस सेशन में जो आप लोगों का एग्ज़ाम है जुलाई 2024 से, उसके
क्वेश्चंस और जो मैकमिलन बुक के क्वेश्चंस है और समरी सेशन कराते हैं। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं। आज का हमारा एक्ट कौन सा है? द एक्ट इज पार्टनरशिप एक्ट। ओके, सो पार्टनरशिप एक्ट भी मैं आपको बता दूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के कुछ सबसे पहले आप लोग का समरी, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम यहाँ के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दो एक्ट इसमें से रिमूव हो चुका है। द फर्स्ट इज योर सोगा एक्ट एंड द सेकेंड इज योर पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये दोनों एक्ट हमारे रिमूव हो चुके हैं। Partnership is what? It is a relation between person who have agreed to share the profit of a lawful business carried by all or any of them acting for all. तो ये जो आप लोगों का एक डेफिनेशन है पार्टनरशिप का, दैट डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 4। तो पार्टनरशिप होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पर्सन, मिनिमम 2 होने चाहिए, ऑल आर एग्रीड दैट दे विल डू द लॉफुल बिजनेस, और अगर एक ने बिजनेस किया, ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि सबने बिजनेस किया। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, एक ने गलती किया, सबकी गलती मानी जाएगी। और पार्टनरशिप फर्म में सब काम करेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहलाता है? द कलेक्टिवली पार्टनर्स आर कॉल्ड पार्टनरशिप। दैट्स इट। ओके, देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एजेंसी बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर्स में क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी होता है। मतलब सिंपली एक पार्टनर गलती करेगा, सारे पार्टनर्स आपके लायबल है। एनी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म and the meaning of business should be carried by all or any of them acting for all. That is the concept of partnership. ठीक है, अब देखिए तीन तरह के हमारे पार्टनरशिप होते हैं। सबसे पहला पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल क्या कहलाता है? जब हम कोई टाइम डिसाइड नहीं करते कि कितने दिन या साल के लिए पार्टनरशिप हम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। फिक्स पार्टनरशिप 3 साल 5 साल, दैट इज कॉल्ड फिक्स पार्टनरशिप। एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, so thus the essential characteristic of partnership include it being into the association of two and more person who enter into the agreement to carry some business for the profit, that is but obvious, jitna profit hoga the profit will be distributed among the all partners. So this should be the main crux of this session. लास्ट पॉइंट क्या है आप लोग का? लास्ट पॉइंट में गिवन है एलएलपी के बारे में। तो एलएलपी होता क्या है? एलएलपी इज अ combination, you can say it is a hybrid of company and partnership. Some features of company, some features of partnership. So LLP is a body corporate, a legal entity separate from its partner. It has perpetual succession. मतलब जैसे एक पार्टनर मर गया, दैट डजंट मीन कि हमारा पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाएगा। पार्टनरशिप आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। So LLP is a separate legal entity to the full extent of its asset and the liability is partner of limited. LLP में याद रखिएगा, जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होता है, लेकिन LLP का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। सो दिस इज योर पॉइंट। इज दैट ओके? ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशंस ऑफ पार्टनर विथ ईच अदर। आप लोगों के पार्टनरशिप में 5 चैप्टर है, 5 पेज का स्लाइड का आपका समरी सेशन भी है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस, जो भी 5 चैप्टर में क्वेश्चंस थे उसको हम करेंगे। Every partner is bound to indemnify the firm for the any loss caused to the partnership firm by the fraud in the conduct of business of the firm। मतलब मान लीजिए 5 पार्टनर है, एक पार्टनर ने फ्रॉड किया, लॉस हुआ, उस लॉस के लिए हर एक पार्टनर लायबल है। हर एक पार्टनर लायबल है मतलब पार्टनरशिप फर्म आपका लायबल है। ठीक है, नाउ the partners of a firm can decide their mutual rights and duty and change them from time to time with the consent of all the partner। मतलब पार्टनरशिप फर्म में अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो सारे पार्टनर्स का कंसर्न बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से होता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म हैज टू बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर exclusively for the business. The partner can decide the use of property by the mutual consent. There are some rights and duties amongst other
विच पार्टनर इन अ पार्टनरशिप हैव टू ऑब्जर्व इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, मतलब जो भी आप लोग का पार्टनरशिप में राइट एंड ड्यूटीज मेंशन होता है दैट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. इज दैट ओके? नाउ थर्ड चैप्टर, रिलेशंस ऑफ पार्टनर बाय थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी कौन है? जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म द पार्टनर मस्ट डू एक्टिविटी इन द नेम ऑफ फर्म. कोई भी पार्टनर बिजनेस करता है, अपने नाम से बिजनेस नहीं करेगा, पार्टनरशिप फर्म के नाम से बिजनेस करेगा. Execute the document on the behalf of the firm in any other manner expressing implied an intention to bind the firm. कुछ भी करे, the partnership firm will be bound. What is partnership firm? The collectively partners are called partnership firm. Every partner is liable jointly and severally. That's it. This is the core principle of this one. A partner in a firm has certain implied authority which is not provided in the written agreement. जैसे कई बार क्या होता है, जो आप लोगों का just a minute. हाँ, जैसे कई बार अगर देखा जाए तो जो आप लोगों का पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है, इसको यहाँ कर देती हूँ. जैसे हर चीज मैंने आपको बताया, हर चीज आप लोगों का कहाँ पे मेंशन होता है? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है. तो पार्टनरशिप डीड आप लोगों का क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है. कई बार ऐसा होता है आप लोगों का कि जैसे इम्प्लाइड का मतलब वो चीज लिखा नहीं है लेकिन किसी पार्टनर ने किया है. अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि रिटन नहीं है, सो फॉर दैट थिंग ऑल्सो ऑल पार्टनर्स आर लायबल. ये चीज इंपॉर्टेंट है. Act done by the partner under his implied authority where certain exceptions subject to certain bind the firm, मतलब firm will be liable. So this is very very much important. देखिए पूरा सेंटेंस आप लोग का क्या लिखा है? The firm will be liable. तो implied authority का मतलब है that is not written agreement. ओके, सबको समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट. ईच पार्टनर कैन रिप्रेजेंट द फर्म एज पर पार्टनरशिप डीड, मतलब कुछ भी काम करना है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, एंड द फर्म इज लायबल. द राइट ऑफ अ पार्टनर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पार्टनरशिप डीड. भाई पार्टनरशिप डीड में अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है, एवरी पार्टनर हैव टू फॉलो. If a third party has no knowledge about the restriction, then the firm will be liable for the act of each partner in the normal course of business. Exactly, भाई third party को knowledge नहीं है but still you are doing, that is not written in the deed. Partnership firm is liable. और मैं जब जब बोलती हूँ partnership firm is liable, समझ जाइए all partners are liable. Every partner is responsible jointly, personally for the act that is done on the behalf of the firm. However, in emergency situation में भी अगर किसी एम्प्लॉय ने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए कुछ काम किया है, इन दैट केस द पार्टनरशिप फर्म इज लायबल. इमरजेंसी ऐसा कि भाई करना ही करना था इसमें, ठीक है. नाउ माइनर, अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट. पार्टनरशिप फर्म में माइनर का क्या रोल रहता है, ये हमें पढ़ना है. सबसे पहला माइनर हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, कैन नॉट enter into the contract. Yes, a contract with a minor is void since partnership is the relation resulting from contract. A minor cannot be partner in the firm. बिल्कुल सही, माइनर भाई पार्टनर नहीं बन सकता. बट माइनर, ये लाइन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है. द माइनर कैन बी एडमिटेड टू द benefit of partnership with the consent of all other partner, and this can be done in the firm which is already exists. He cannot be the full-fledged partner after a minor. देखो ये जो लाइन है इसको मैं डायग्राम के थ्रू बना रही हूँ. ये सपोज माइनर है 15 साल का, ये हमारा अब मेजर हो गया. तो जब मेजर हो जाता है, इसके पास 6 मंथ का टाइम पीरियड है अपने आप को डिक्लेयर करने का कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि पार्टनर नहीं बनना चाहता. यही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. आफ्टर माइनर पार्टनर अटेन मेजॉरिटी, he has to decide within 6 months whether to continue and leave the partnership. Whichever be the decision taken, it give rise to the different right and responsibility for the person. Similarly, जो partner हमारा retire होता है, insolvent, also give rise to the right and responsibility not only from for the retiring in this but also for the partnership firm. मतलब कुछ भी हो, आपका रिटायर
कोई रिटायरिंग पार्टनर है, ही हैव टू गिव द पब्लिक नोटिस, या कोई इंसॉल्वेंट है तो इंसॉल्वेंट में भी जो पार्टनरशिप फॉर्म है दे हैव टू गिव नोटिस टू द थर्ड पार्टी सो दैट लाइबिलिटी अराइज ना हो इन सब पार्टनर्स का, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, टाटा बाय बाय। ओके, so there is a distinction between dissolution of firm and reconstitution of the partnership firm. So firm can be dissolved by the agreement between partners and by the court and get compulsory dissolved in the certain circumstance and also on the happening of certain contingency. तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है टाटा बाय बाय। तो जो आप लोग का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है वो आप लोगों का पार्टनर्स के द्वारा भी हो सकता है और आप लोगों का कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है, दोनों वे में हो सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है ही हैव टू गिव द पब्लिक नोटिस टू द थर्ड पार्टी, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है आप लोग का। ठीक है, अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो पार्टनरशिप फॉर्म में याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। तो भाई ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप फॉर्म टू पार्टनरशिप फॉर्म, अदरवाइज जो बैंक है वो हमेशा डील करता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म को। ठीक है, तो देखिए अ कंपनी क्या लिखा हुआ है, a company is compulsory required to be incorporated register under the Company Act 2013, whereas it is not mandatory in the case of partnership firm, मतलब इसमें आपका compulsory नहीं है। However, there are certain disadvantage in non-registration. For example, a partner of an unregistered firm, अब ये देखिए important है, a partner in an unregistered firm cannot enforce by way of suit any right available to him under the Partnership Act. This is very important. मतलब unregistered firm cannot enforce by the way of suit any right available to him under the Partnership Act. Similarly, an unregistered firm, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है, cannot enforce by the way of suit any right arising by the contract against the third party. This is important. थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता और cannot file any suit against any partner. But the enforcement of any right to sue for the matter relating to dissolution of firm ये आप लोग कर सकते हैं। ये dissolution of firm के लिए you can apply to the court, dissolution of firm के लिए। So that is important. So I hope so you people understand this point, right? So now let's do the questions. देखिए, if one partner cheat a customer of a partnership firm, then all the partners are liable to compensate. अगर एक पार्टनर चीट करता है कस्टमर को देन ऑल द पार्टनर्स आर लायबल, दैट इज ट्रू, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, अभी हमने पढ़ा, नो दैट इज फॉल्स। इट इज कंपल्सरी टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप डीड, दैट इज नो, भाई दैट इज नॉट कंपल्सरी। जब रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है तो पार्टनरशिप डीड बनाना दैट इज नॉट कंपल्सरी। द पार्टनर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, बिल्कुल, जो आप लोग का गिवन है उसके अंतर्गत दे कैन डिसाइड। देन partnership deed can even provide that a particular partner would not take part in the day-to-day business decision on the partnership firm. बताइए, the partnership deed can even provide that a particular partner would not take part in the day-to-day. That is true because मान लीजिए कोई sleeping partner है तो sleeping partner do not participate in the activity of the partnership firm. तो बिल्कुल अगर partnership deed में उसका नाम लिखा हुआ है as a sleeping partner हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। So this is the right answer. Is that okay? तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, consent of all partner is necessary to change the nature of business carried by the firm. The answer is yes. A partnership at will can be dissolved by notice. Yes, that is true. तो आप लोगों का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। LLP can be constituted under the Partnership Act. बिल्कुल नहीं, फॉल्स, क्योंकि LLP का आप लोगों का LLP Act 2008 होता है। पार्टनरशिप कैन अराइज आउट ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल गलत, क्योंकि पार्टनरशिप हमेशा आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप कैन बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, दैट इज ट्रू, बिल्कुल हाँ, एक्सप्रेस भी हो सकता है आपका, इम्प्लाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट,
Every partner has right to receive remuneration. क्या हर एक पार्टनर को रेमुनेशन मिलेगा? No. Why? Because हर एक पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लायबल होता है, नॉट रेमुनरेशन. It is necessary that all the partner in partnership firm must receive equal share of profit in the partnership firm. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि एक को 70% मिलेगा तो 70% मिल सकता है. No partner is entitled to use partnership property for the private purpose. That is absolutely true. क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉपर्टी है that will be used exclusively for the business of the partnership firm. A single partner can be authorized to carry business and sign document on the behalf of the firm. Yes, बिल्कुल हाँ. Every partner is liable jointly and severally. अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल हाँ. Misapplication means taking property and money from a third party and using it for the purpose for which it was taken in interest of the partnership firm. That is good question. बताइए. What will be the right answer for this one? Misapplication. Misapplication means taking property, okay, taking property or money from the third party and using it for the purpose which it was taken interest of the partnership firm. That is false. Taking property from the third party, using it for the purpose, that is not true statement. अच्छा, इसमें बताइए, 1 2 3 4 पार्टनर हैं. एक पार्टनर ने, ये x है, y है, z है, a है. x ने y को रिप्रेजेंट किया b के सामने कि ये हमारा पार्टनर है. ठीक है. सो आपको बताना है x ने रिप्रेजेंट किया y को कि ये हमारा पार्टनर है. इन दैट केस b अब सारा कॉन्ट्रैक्ट x के y के साथ करता. सो इन दैट केस y भी चुप रहा, काम करता गया. तो y कौन सा पार्टनर कहलाएगा? y हमारा आउटसोर्सिंग, होल्डिंग ऑन, होल्डिंग आउट, होल्डिंग टू. तो हमारा होल्डिंग आउट कहलाएगा. सो सेकंड का सी विल बी द राइट आंसर. इज दैट ओके? नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स अबाउट द माइनर. ठीक है. माइनर कैन बी द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. क्या माइनर हमारा पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में? फॉल्स. Minor can be admitted to the benefit of partnership firm. That is true. Minor is personally liable like other partner to pay debt of the firm. Personally liable? No. Property से ले सकते हैं. Minor who is admitted to the benefit of partnership firm has a choice when he attain majority whether he want to continue partner or not. That is true. A minor partner on attaining majority has to give public notice within 15 days. No, within 6 months. That is false. A minor partner who has attained majority may give public notice whether he want to elect the partner or not. That is true. इतने इजी क्वेश्चंस हैं. पूरा आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, पार्टनर कैन म्यूचुअली एग्री एंड डिसॉल्व द फर्म. यस. On the death of partner, partnership firm is compulsory dissolve. No. बिल्कुल सेक्शन मतलब जो हमने पढ़ा है वही आप लोगों का एज इट इज यहाँ पे गिवन है और कुछ भी इसमें डिफरेंस में नहीं गिवन है. नथिंग इज गिवन दैट मेक यू दिस वन. ठीक है. तो इन चीज़ों को याद रखिएगा. अब आप लोग का एक लास्ट सेगमेंट का है जो बचा हुआ है. दैट इज a partner of an unregistered firm can file suit against other partner to get his share in the profit. No. He cannot file against this one. He cannot file against this one. That is totally false. Okay, that is totally what? False. ठीक है. Now,
The enforcement of any right to sue for the matter relating to the dissolution of firm is not affected can be brought. Exactly. अगर हमें dissolution करना है partnership firm का, ठीक है, जो register नहीं है, वो हम कोर्ट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. That is the true statement. So this is right. Hello everyone. A very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. So आप सबको मालूम है कि अभी हम लोग डेली रात के 9 बजे यहाँ पे YT सीरीज में समरी कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. सो समरी में बेसिकली हम लोगों का बेसिक फोकस रहता है, जो भी आप लोगों का एक्ट गिवन है, राइट, उस एक्ट का पूरा निचोड़, दैट इज कॉल्ड समरी. और जो आप लोगों के मैकमिलन की बुक है, बिकॉज आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास मैकमिलन का बुक है, लेकिन अभी आप लोग को कोई भी बुक परचेज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सब लोगों के लिए यहाँ पे जो सेशन मैं लेके आ रही हूँ, दैट इज सफिशिएंट इफ यू फोकस ऑन दीज थिंग्स. ठीक है. सो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इस सेशन को देखते रहिए, बिकॉज हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चीज़ों को यहाँ पे चला रहे हैं. ठीक है. सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो पहले हम लोगों ने मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन कराया आप लोगों का. ठीक है. और उसके बाद मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन के बाद हम लोगों का जो बेसिक एम था, दैट इज योर समरी एंड द बुक्स whatever that is written in the question of that is, कोई भी चीज आप लोग का जो गिवन है बुक में, वो चीज हम लोगों ने क्या किया, फोकस किया. ठीक है. सो दैट्स व्हाई द सेशन इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. समरी. तो आज का जो हमारा सेगमेंट है, दैट इज योर टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ये हमारा बेसिक एम है. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली आप लोगों का होता क्या है. सो इट इज सिंपली ऐसा एक्ट जिसके की अंतर्गत आप लोगों का मूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है वो हमने सोगा एक्ट में पढ़ा, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी वी विल स्टडी इन द टीपी एक्ट. तो टीपी एक्ट में आप लोगों को सारे जो पॉइंट्स हैं वो नहीं पढ़ने हैं. आप लोगों का जो बेसिक फोकस है इसमें, दैट इज लीज, सेल, मोर्गेज और एक्शनेबल क्लेम. बस आप लोगों के यही टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है. सो आई होप सो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं ये सबको आप लोगों को मालूम चल गया होगा. ठीक है. सो टीपी एक्ट का पहले समरी में कराऊंगी, उसके बाद जो क्वेश्चंस गिवन है वो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे. ठीक है. सो क्लास, सबसे पहला लाइन जो कि आप लोगों के एक्ट में गिवन है, और हम लोगों का मैं आपको बता दूं सेशन को स्टार्ट होने से पहले नया बैच भी आप लोग का यहाँ पे बन चुका है. सो टीपी मीन्स एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन मतलब हम लोग, कन्वे दैट इज ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम वन और मोर अदर लिविंग पर्सन टू हिमसेल्फ एंड अदर लिविंग पर्सन. मतलब अगर ये ए पर्सन है, ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है बी को, तो भाई जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू द अनदर लिविंग पर्सन. या तो इसको या तो खुद को भी ट्रांसफर करो, तो वो भी आप लोग का टीपी एक्ट के अंतर्गत आएगा. तो खुद को कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो खुद को ट्रांसफर करने के लिए सपोज मेरा कोई ट्रस्ट है, मैंने कोई चैरिटी बनाया है, तो ए ने क्या किया, अपना जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दिया एजुकेशन ट्रस्ट में. तो एजुकेशन ट्रस्ट उसी का बनाया है, तो अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही ट्रांसफर किया. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप लोगों का ये भी आता है. सो दैट इज सो सिंपल. इन द टीपी एक्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, अदर लिविंग पर्सन एंड हिमसेल्फ एंड वन एंड मोर अदर लिविंग पर्सन, दैट इज कॉल्ड द टीपी एक्ट. ठीक है. अब देखिए सेल. सेल किसे कहते हैं, तो भाई सेल का भी बहुत सिंपल डेफिनेशन है आप लोगों का. अगर ए बी को क्या करता है, मान लीजिए लैंड सेल कर रहा है, तो ए इस लैंड का ओनरशिप बी को ट्रांसफर करता है, और बी इसके बदले में क्या करता है, पैसे देता है ए को. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड सेल. तो सेल में आप लोगों का जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अपोजिट पार्टी से आता है तो दूसरा पार्टी पैसे देगा. तो देखिए सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप.
in exchange for a price paid, promised, part paid and part promised. That is called sale. तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो गया. नाउ मोर्गेज. मोर्गेज टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. द टॉपिक मोर्गेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या मतलब है इसका? जब ए पर्सन मान लीजिए बैंक से लोन लेता है, ए पर्सन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखता है, राइट, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखेगा, दिस इज कॉल्ड मोर्गेज. जब मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है प्लेज बोलते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है दैट इज कॉल्ड मोर्गेज. डेफिनेशन देखो, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी to secure the payment of money given by the way of loan, or to secure the performance of engagement which may give rise to the pecuniary liability. तो pecuniary का मतलब क्या होता है? That is related to the money. So ये आप लोग का क्या है? मोर्गेज का डेफिनेशन. तो इसमें आप लोग के टाइप्स ऑफ मोर्गेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आप लोग के आते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसा क्लेम जो कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से मांगते हैं. जैसे अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इसमें हम लोग को सिक्योरिटी जमा नहीं करना पड़ता है. सो एक्शनेबल क्लेम इज बेसिकली क्लेम टू एनी डेप्थ, ओके, अदर देन द डेप्थ सिक्योर. तो मोर्गेज हो गया, प्लेज हो गया, हाइपोथिकेशन हो गया, इसमें हम डेप्थ को सिक्योर करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को देते हैं. लेकिन एक्शनेबल क्लेम में ऐसा क्लेम टू द एनी अनसिक्योर्ड डेप्थ, दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम. तो ये आप लोग का सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन है. ठीक है, तो आप लोग के समरी में इतना ही था. अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन सेगमेंट यहाँ का. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, transfer of property basically contain the provision relating to transfer of movable property and goods. और जो भी यहाँ पे लाइव है सबको आंसर देना है. बताइए, जो भी यहाँ पे लाइव है सबको आंसर देना है. यहाँ पे बताओ जल्दी से. जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइव हैं सबको आंसर देना है यहाँ पे. और सेशन को लाइक करिए, सेशन को जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करिए. बताओ भाई. तो यहाँ पे हमें मालूम है टीपी एक इमूवेबल को डील करता है, सो दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. डन. Mortgage is a transfer of interest in the specific immovable property to secure the payment of money given by the way of loan. इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए. क्या ये मोर्गेज का डेफिनेशन सही है या नहीं? बताइए. मोर्गेज का डेफिनेशन दैट इज राइट एंड रॉन्ग. तो यहाँ पे क्लास मोर्गेज का डेफिनेशन बिल्कुल सही है जो यहाँ पे गिवन है. अब देखो, मैंने आपको बोला था ना टाइप्स ऑफ मोर्गेज इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्वेश्चन में हाईलाइट कर देती हूँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप के मोर्गेज का है. देखो, हर मोर्गेज से क्वेश्चन पूछा है, इससे क्या होगा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, इन द सिंपल मोर्गेज द मोर्गेजर डज नॉट डिलीवर पोजेशन ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजी. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. जैसे हमने टाइप्स ऑफ मोर्गेज पढ़ा, मैंने आपको बोला था उसके सेक्शंस भी याद रखिएगा. तो क्या सिंपल मोर्गेज, देखो कोई सा भी मोर्गेज हो, जो मैंने आपको एग्जांपल सेट किया है मोर्गेज का उसको अपने माइंड में रखो, और हर टाइप के मोर्गेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है आपस में. तो सिंपल मोर्गेज बोलता है जो मोर्गेजर है जो पैसे लेता है, क्या वो प्रॉपर्टी को, जो उसका प्रॉपर्टी का पोजेशन है, डज नॉट डिलीवर. दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. इसमें सिंपली अगर कॉन्सेप्ट याद है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. कॉन्सेप्ट याद है तो पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे. तो यहाँ पे क्लास दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू.
क्योंकि सिंपल मोर्गेज में हम प्रॉपर्टी का डिलीवर नहीं करते हैं। दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। इन अ मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जो आप लोग का मोर्गेज होता है कंडीशनल सेल, the condition is that on the default of payment the mortgage money on a certain date the sale become absolute. जैसे कंडीशनल सेल में क्लास, अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कंडीशनल सेल में एक मोर्गेज डीड होता है जिसमें लिखा रहता है द मोर्गेज डीड विल बी कन्वर्ट इनटू द सेल डीड इफ द mortgager is not able to pay the money. तो यही दिया है कि अगर पेमेंट नहीं दे पाया मोर्गेजर, राइट, तो क्या हम लोगों का जो डीड है क्या वो सेल डीड एब्सोल्यूट हो जाएगा? द आंसर इज यस। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं कंडीशनल सेल। कंडीशन हमने ये रखा है, तो कंडीशन फुलफिल हो गया क्योंकि भाई वो पैसे नहीं दे पाया, तो पैसे नहीं दे पाया तो डीड हमारा सेल डीड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, यूजोफ्रक्चुअरी में द मोर्गेजर डिलीवर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजी। बताओ बताओ। यूजोफ्रक्चुअरी मोर्गेज में हमने क्या पढ़ा था? यूज, प्रॉपर्टी को यूज करना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल डेफिनेशन है यूजोफ्रक्चुअरी का। अगर मोर्गेजर पैसे नहीं दे पाता, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस क्लास, जो मोर्गेजी है प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है तब तक जब तक कि पूरे पैसे फुलफिल ना हो जाए। अब बताइए। What will be the right answer for this question? So यहाँ पे क्लास ये जो लिखा हुआ है आप लोग का, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। English mortgage में the property is transferred absolutely by mortgager to the mortgagee with a condition it should be retransferred अगर mortgager ने पूरा पैसा दे दिया। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्लास आंसर इज ट्रू। देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट याद है तो आंसर भी याद है। अच्छा जी, जो मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होता है क्लास, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटेबल मोर्गेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटेबल मोर्गेज। तो आपको बताना है मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड द प्रॉपर्टी गिवन एज अ मोर्गेज हैज टू सिचुएटेड इन द नोटिफाइड टाउन। बताइए। तो यहाँ पे क्लास दिस इज फॉल्स, क्योंकि जो आप लोग का टाइटल डीड वाला होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज और जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करता है वहां पे स्टैब्लिश होता है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना। अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 year कैन बी मेड बाय ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ये आपका लीज का डेफिनेशन है। जो लीज आप लोग का ईयर टू ईयर होता है और 1 साल से ज्यादा, तो क्या इसको हम सिंपली ट्रांसफर के जरिए कर सकते हैं? बताइए। द आंसर इज फॉल्स। ठीक है ना। The debtor has to be given notice of transfer of actionable claim. A debtor has to be given notice of transfer of actionable claim. क्या debtor को notice दिया जाता है in actionable claim? The answer is no. That's it. समझे? देख लीजिए। Next,
fill in the blanks. The lease for agriculture and manufacturing purpose can be terminated by lessor and lessee by giving how month notice to the one another, 6 month or 15 days. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. So यहाँ पे class the right answer is 6 month. This is the right answer. Okay. A memorandum recording the mortgage by deposit of title deed does not require. जो आप लोग का ये जो mortgage है deposit of title deed, इसमें क्या चीज requirement नहीं होता है? Registration या stamping? बताइए. The answer is registration. This is the right answer. ठीक है. The essential of valid equitable mortgage. तो भाई equitable mortgage क्या है? वही mortgage by deposit of title deed. Intention as security or intention of safe deposit? What is the right answer? Intention as security या intention of safe deposit? Which of the following is the right answer? So here the right answer is intention as security. This is the right answer. ठीक है. Next. In the case of accession, accession मतलब जो भी profit होता है of the mortgage property where mortgagee is in possession of mortgage property, मतलब mortgager ने लोन लिया है, mortgager ने अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है mortgagee के पास. अगर कुछ भी बेनिफिट होता है the mortgagee is entitled or not entitled to the accession. बताइए. बताओ भाई. accession का मतलब क्या होता है? accession means कुछ चीज़ें जो बढ़ती हैं. ठीक है. मान लीजिए आप लोगों का खेत जमीन गिरवी है, कुछ क्रॉप्स उग रहा है, दैट इज कॉल्ड असेशन. सो यहाँ पे असेशन दैट इज एंटाइटल. सो दिस इज द राइट आंसर. A mortgager, while lawfully in possession of mortgage property, shall have dash to make the lease. अगर mortgager लॉफुली पोजेशन किया है प्रॉपर्टी को मोर्गेजी के पास, तो क्या उसके पास पावर होता है उस प्रॉपर्टी को लीज करने का कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है. सो यहाँ पे क्लास एंटाइटल है, पावर टू लीज. ओके. नाउ द पावर ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, मतलब बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के किस टाइप के मोर्गेज में दैट इज अलाउड? द सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, दैट इज इंग्लिश मोर्गेज. ठीक है. लीज for an agriculture or manufacturing purpose is deemed to be lease for year to year, month to month, week to week, या within infinite period. The right answer will be year to year. That's it. So this is all for today's class. लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप इस सेशन में नए हैं तो देख लीजिए. 22 मार्च से आप लोगों का नया बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है. ठीक है. Bunzil batch for CIB bilingual language. Nikita ma'am will teach you BRBL subject, Praveen sir BFM, Priyanshu ma'am ABFM और ABM, और सुप्रभा मैम भी हाफ पोर्शन ABM और ABFM. तो अगर आप लोगों को इस मंजिल बैच में इनरोल करना है, जहाँ पे आपको सिंपली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, PDF, मॉक पेपर, डाउट सेशन, एटसेट्रा.
तो अगर आपको ये बैच चाहिए तो आज ही जाइए, कूपन कोड यूज करो Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं इस मंजिल बैच को लेना चाहते हैं जो कि नया है, फ्रेश बैच है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, जाइए पहले गूगल में टाइप करिए अड्डा 24/7, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके JIB CIB CIB जून 2024, यहाँ पे आप मंजिल पे क्लिक करिए, बाय नाउ पे क्लिक करिए, कूपन कोड Y391 अप्लाई पे क्लिक करो। देखो 80% का डिस्काउंट चल रहा है आज, तो अगर आपको आज परचेज करना है ये कूपन कोड को अप्लाई करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को महापैक लेना है तो भाई ये आपका महापैक है जिसमें डबल वैलिडिटी चल रही है। तो महापैक अगर आप आज परचेज करते हैं तो 1 साल तक हम जो भी बैच बनाएंगे, चाहे वो रिवीजन बैच हो, सिलेक्शन बैच हो, टारगेट बैच हो, सारे बैच आप लोगों को मिलेंगे। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, आप चाहे तो CIB का महापैक भी ले सकते हैं जिसमें हम जो पिछले सेशन का मैराथन लिया था हमने 6-6 घंटे का, जो एग्जाम से पहले लेते हैं, मिनी मैराथन है, वो सब अटैच है। जो इलेक्टिव पेपर 5 है उसका रिकॉर्डेड सेशन अटैच है। एग्जाम से पहले इलेक्टिव पेपर का रिवीजन बैच बनता है, वो सब आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं CIB का महापैक लेना तो आप लोग CIB का महापैक ले सकते हैं बाय अप्लाइंग द कूपन कोड Y391।